नमस्कार साथियों। क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको बहुत ही कम मेहनत में, कम प्रयासों में सफलताएं मिल जाती हैं, जिनका भाग्य ने हमेशा साथ दिया है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य के सहारे बचपन से ही उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ही अधिक मेहनत लगती है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सफलताएं मिलती हैं। संघर्ष करने के बाद भाग्य का सपोर्ट मिलता है, या फिर कहें नहीं भी मिलता है। और जो लोग ऐसे हैं जो भाग्य जैसी चीज को कुछ नहीं समझते हैं, वो लोग वही हैं जिनका भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया। साथियों, एक बात तो पक्का आप समझ लीजिए कि अगर भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती तो कुंडली में नवम भाव, भाग्य भाव का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो ज्योतिर्गण हैं, हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने भाग्य भाव के बारे में इतना बड़ा महत्व नहीं बताया होता। तो आज हम भाग्य के बारे में ही बात करने वाले हैं, कुंडली के नवम भाव के बारे में। साथियों, जब भी आपको नवम भाव से संबंधित चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि भाग्य भाव में, नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ पर कौन सा ग्रह है और उसकी क्या स्थिति है उस ग्रह की, ये देखिए। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए कि नवमेश की कैसी स्थिति है, नवम भाव में जो नवम भाव के स्वामी है, जो अंक लिखा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है कुंडली में। इसके साथ साथ नवम भाव के कारक ग्रह कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं, यानी बृहस्पति बनते हैं, उनकी भी स्थिति कुंडली में देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, वह है नवम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, आपके नवम स्थान पर कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, इसे भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप नवम भाव को डिटेल में समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो कम से कम कुंडली में आपको ये 4 पॉइंट देखने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कम से कम, क्योंकि एक भाव को समझने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, परंतु फिर भी कम से कम ये 4 पॉइंट अगर आपने मिला लिए तो आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को डिटेल में समझ पाएंगे। किसी भी भाव के लिए हो सकती हैं। और इन चारों पॉइंट्स में से मैंने 3 पॉइंटों के ऊपर ऑलरेडी सीरीज चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि लग्नेश से लेके द्वादशेश तक वो अलग अलग भावों में जाते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी सीरीज बना रखी है। हर ग्रह सभी भावों में कैसा प्रभाव देगा, यानी पर्टिकुलरली ग्रह एक सभी भावों में, उसके भावों में क्या फल होंगे, इसके ऊपर भी सीरीज़ बना रखी है। और दृष्टि प्रभाव के बारे में हमारा ये 9वां वीडियो है। 8 वीडियो यानी अष्टम भाव तक के वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो पहला पॉइंट है, यानी कि एक भाव में सभी ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर मैं सीरीज़ बहुत जल्द लाने वाला हूँ। इसे आप आगे कनेक्ट रहेंगे तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पर देख पाएंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से, और दृष्टि प्रभाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली में किस तरह से नवम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टियां पड़ सकती हैं और इसका क्या प्रभाव रहेगा। एक एक करके हम सभी ग्रहों को लेंगे और उनके दृष्टि प्रभाव को जानेंगे कि उनके दृष्टि प्रभाव का नवम भाव पर कैसा रहेगा असर। इसके साथ साथियों जानेंगे हम कि हमारे पिता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे भाग्य का हमें कितना सपोर्ट मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसके साथ हमारा धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं में को निभाने में कैसा रुझान रहेगा। हमारे जो लॉन्ग ट्रैवल हैं, लंबी यात्राएं हैं, वो हम कितना करेक्ट होगा, यानी 9th हाउस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम डिटेल में जानने की आज कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप अपनी कुंडली में भी इसे देखिए, और अपने जो रिलेशन में हैं आपके, या फिर पड़ोस में हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल है, उनमें उनकी कुंडलियाँ उठाइए और उनको देखिए कि उनके नवम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कैसा प्रभाव उन्हें मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सूर्य से, कि यदि सूर्य की कुंडली में नवम भाव पर दृष्टि है तो ये कैसी स्थिति बनेगी। देखिए साथियों, सूर्य की यदि कुंडली में नवम भाव पर दृष्टि है तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कुंडली में सूर्य 3rd हाउस में लिखे हों, तीसरे भाव में सूर्य होंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के ये केवल अपनी 7वीं दृष्टि से ही नवम भाव को देख पाएंगे। इनके पास केवल 7वीं दृष्टि होती है, तो केवल ये एक ही स्थिति बनेगी कि सूर्य तीसरे भाव में हूँ। अब सूर्य जैसा प्लैनेट अगर तीसरे भाव में है, ज्योतिष शास्त्र में हमारी जो जितनी भी क्लासिकल बुक्स में दिया गया है कि तीसरे भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तीसरा भाव हो, छठा भाव हो, 10वां भाव हो और 11वां भाव हो, यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तीसरे भाव में सूर्य होंगे तो ये व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, मेहनत करने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति, सूर्य की दृष्टि इनके भाग्य भाव पर होगी तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर विश्वास कम करेगा बल्कि कर्म पर अधिक करेगा। यानी ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपने साहस से, अपनी मेहनत से व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाता है, अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करता है। यानी पूर्ण रूप से भाग्य पर कम विश्वास करेगा और
करेगा जरूर, लेकिन अपना पूर्ण रूप से भाग्य पर कम विश्वास होगा। अपनी मेहनत पर अधिक विश्वास करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ की अगर नई शुरुआत कर देता है, किसी कार्य को करने की शुरुआत करता है, तो उसे पूर्ण रूप से करने की कोशिश करता है, यानी उसे सफल करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। आप देखेंगे कि भाग्य के भरोसे अगर ऐसा व्यक्ति कुछ चाहता है तो वह सम्मान है, यानी मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति भाग्य पर विश्वास जरूर करता है। क्योंकि देखिए, सूर्य की दृष्टि है तो सूर्य से संबंधित जितने कारकत्व हैं व्यक्ति उसकी अपेक्षा करता है भाग्य से। चाहे मान्य सम्मान हो, एक अथॉरिटी लेवल हो, आपका समाज में आपका कितना रुतबा है, आपका कितना यश है, उसकी ओर व्यक्ति उसकी कल्पना करता है, भाग्य से वो प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थितियां आप समझ सकते हैं। धर्म कर्म में, रीति रिवाज, परंपराओं में व्यक्ति का बहुत अच्छा रुझान रहता है, यानी व्यक्ति धार्मिक होता है, अपनी परंपराओं को पूर्ण रूप से फॉलो करने वाला होता है। अब वो उसका चाहे शो ऑफ करे ना करे व्यक्ति, यानी वो मन से मानने वाला होगा धर्म को अपने को, और उसकी परंपराओं को निभाने वाला होगा, धर्म कर्म में उसकी रुचि रहेगी। ऐसी स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। साथियों, जिनका भी सूर्य भाग्य भाव को देखते हैं या फिर सूर्य की राशि भाग्य भाव में है, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, शास्त्र कहते हैं उनका जो भाग्य उदय है वो 22वें वर्ष के बाद हो जाता है, यानी 22वें वर्ष के बाद भाग्य आपका साथ देने लगता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। परंतु कई बार ऐसा इसके अपोजिट भी पाया गया, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सूर्य की स्थिति को देखिए, सूर्य कुंडली के लिए कारक हैं या अकारक हैं, कितने डिग्री के होकर बैठे हैं, नवमांश में कैसी स्थिति है, षडबल में ये कितने बली होकर बैठे हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, यानी राहु केतु एक्सेस में नहीं आ जाएं, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर हो जाए, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बिना आपको चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगर नीच के हो जाएं तो फिर एक अलग बात है, शत्रु क्षेत्री हो जाएं, पाप कर्तरी के हो जाएं, तो फिर ये सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा भाग्योदय कब हो रहा है। परंतु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये 22वें वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है, जब सूर्य का प्रभाव नवम भाव पे हो। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। धार्मिक यात्राएं व्यक्ति करता है उत्तरार्ध के बाद में, यानी कि जीवन के जो उत्तरार्ध का मतलब है, अगर जीवन को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो जो अंतिम भाग है उसमें व्यक्ति अच्छी खासी यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, लॉन्ग ट्रैवल व्यक्ति के होते हैं। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। पिता के साथ संबंध, देखिए सूर्य स्वयं पिता के कारक हैं, और पिता के भाव को जब ये देखते हैं तो देखिए सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक माना गया है। ऐसे में पिता के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं, परंतु अगर सूर्य बली अवस्था में है और नवम भाव भी बली अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सपोर्ट मिलता है, और पिता के सहारे ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर पीड़ित हो गए, सूर्य कमजोर हो गए, यानी पाप ग्रहों से युक्त, जैसा कि मैंने जो भी सारी कंडीशन बताई हैं आपको, पाप प्रभाव में आ गए, शत्रु क्षेत्री हो गए, कमजोर हो गए, नीच के हो गए, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि के चलते आपको आपके फादर से आपकी नहीं बनेगी, आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे फादर से। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ यदि कुंडली में सूर्य बली अवस्था में बैठे हुए हों और नवम भाव भी बली अवस्था में हो, नवमेश की स्थिति अच्छी पोजीशन में नवमेश बैठे हों, यानी नवम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो कुंडली में, और गुरु भी कहीं ना कहीं कुंडली में पॉजिटिव हो जाएं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर बड़ों का सपोर्ट मिलता है। जीवन भर जो उसके गुरुजन हैं, बड़े हैं, आपके जो और घर के बड़े होते हैं बेसिकली, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और यही कारण है कि व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ उसको मिलता है भाग्य का, और एक कदम आगे बढ़कर मिलता है। यानी व्यक्ति जो मेहनत करे, पराक्रम करे, उस जितनी मेहनत करता है उसका सपोर्ट व्यक्ति को भाग्य के सहारे मिलता है, और उसको सफलता मिलती है, लगातार सफलता मिलती जाती है। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। इसके साथ साथियों देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया, नई चीज़ की जब व्यक्ति शुरुआत करता है, क्योंकि सूर्य क्या है, हार नहीं मानता। अगर 3rd हाउस में है तो व्यक्ति पराक्रमी, साहसी, मेहनती होगा, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से भाग्य को चमकाने वाला होता है। तो जिस चीज़ की व्यक्ति ने शुरुआत कर दी, नई शुरुआत, क्योंकि 3rd हाउस किसका है, इनिशिएशन का है, किसी चीज़ को शुरुआत करने का है। कोई भी नया कार्य जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई आप नया कार्य शुरू करें, अपना व्यापार शुरू करें, तो व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है। जब तक उसको सफल नहीं बना लेता तब तक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा रहता है। अब चाहे उसके चलते उसका टाइम बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो व्यक्ति उसी में लगा रहेगा। तो एक ये भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। आपको ये देख लेना है कि सूर्य अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हैं तो 9th हाउस से संबंधित सारी चीज़ों के परिणाम आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है तो संबंधों में छोटे भाई बहन से संबंध थोड़े आपके विच्छेदात्मक हो सकते हैं। आपका पिता से थोड़े से संबंध जो हैं वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। बस ये आपको पॉइंट समझना है। बाकी ओवरऑल अगर सूर्य बली है, नवम भाव भी बली है,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, आपके जो कम्युनिकेशन आप करते हैं बेसिकली उसका है, क्योंकि अगर हम शारीरिक अंगों की बात करें तो थर्ड हाउस से हम गले को देखते हैं, हमारे श्वसन तंत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सूर्य होता है तो कई बार व्यक्ति को एसिडिक प्रॉब्लम भी पाई गई हैं, यानी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और गले से संबंधित प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रह सकती हैं, गले में जलन वगैरह होना, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का है तो एक कम्युनिकेशन व्यक्ति की एक आप सम्मान पूर्वक सबसे बात करते हैं, और आपको रिवर्स में भी उतना ही सम्मान, यानी व्यक्ति सामने वाला भी आपका सम्मान करे, आप ये चाहते हैं हमेशा। इसके साथ यदि सूर्य बली होकर नवम भाव को देख लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य सरकार से संबंधित चीज़ों में उसको सपोर्ट करता है, शासन प्रशासन में हो, अधिकारी वर्ग तक व्यक्ति जाने की क्षमता रखता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जहां पर अथॉरिटी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो, यानी रुतबा कनेक्ट हो, उसका मान सम्मान यश में उसकी वृद्धि हो, इस तरह की चीज़ों में व्यक्ति का भाग्य उसे सपोर्ट करता है। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। मैनेजमेंट से संबंधित कार्य व्यक्ति करता है तो वहां पर उसे सपोर्ट मिलता है भाग्य का। अब साथियों, यदि सूर्य आपके कमज़ोर स्थिति में है और नवम भाव को देखते हैं, और अब यदि आप बहुत पराक्रम करते हैं, मेहनत दिखाते हैं आप, लेकिन आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करता, यानी आपकी लगातार मेहनत बढ़ती रहती है, स्ट्रगल लाइफ के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लगातार रूप से रविवार के दिन करना चाहिए, सूर्य को जल दीजिए, और इसके साथ साथ आपको शिव आराधना भी करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और शिव आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। ये आपको भाग्य को भी मजबूत करेगा, और सूर्य जो आपका पराक्रम है वो भी कहीं ना कहीं, मेहनत है वो भी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी स्थितियां आपके साथ कनेक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम चंद्रमा की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव पर हो तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए साथियों, चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो चंद्रमा के लिए भी केवल एक ही स्थिति ऐसी बनती है जब चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हुए हों, थर्ड हाउस में बैठे हों, क्योंकि इनके पास भी केवल अपनी 7वीं दृष्टि ही होती है। तो ये 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। जब नवम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और थर्ड हाउस में होंगे, तो सबसे पहले समझिए तीसरे भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है, तीसरा भाव मैंने पहले भी बताया आपको, ये आपके पराक्रम का, मेहनत का घर है, संघर्ष का घर है। और चंद्रमा क्या है? अनस्टेबल एक प्लैनेट है, यानी कि उतार चढ़ाव ये हमेशा इनके जीवन में चलता है। ऐसा व्यक्ति आप समझ लीजिए कि चंद्रमा जब थर्ड हाउस में है तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उसकी जो मेहनत है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज उसने कोई नया कार्य शुरू किया, उसको बहुत जोर शोर से करेगा कुछ समय तक, और कुछ समय करने के बाद व्यक्ति ठंडा पड़ जाएगा, यानी उसके ऊपर व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। बेसिकली कैसे भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये है, आपको यहाँ पर एक एनर्जेटिक प्लैनेट चाहिए। यहाँ पर पाप ग्रह हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो कि मन का कारक है, तो आप मन से पराक्रम करते हैं। अब मन से किया हुआ पराक्रम कोई पराक्रम नहीं है। आप मन से तो पराक्रम कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप से आप पराक्रम नहीं दिखा पाएंगे तो वो कार्य संपूर्ण ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा व्यक्ति सोचता तो बहुत है कार्य करने के लिए, मन से आप ये सोचते हैं कि मैं फलाना काम कर दूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, लेकिन व्यक्ति उसको रूप नहीं दे पाता, यानी उसे प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला पाता। ये आपको समझना चाहिए। चंद्रमा जब थर्ड हाउस में है तो व्यक्ति एफर्टलेस हो जाता है कई बार, और खासकर पीड़ित हो जाए तो ये स्थितियां आपको समझ ही लेनी चाहिए। हाँ, अगर चंद्रमा बहुत ही बली अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं तो ये व्यक्ति को बिल्कुल पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में बैठकर उच्च का हो जाता है या फिर बली अवस्था में हो जाता है, षड्बल में स्ट्रांग हो जाता है, कुंडली के लिए कारक बन जाता है, आप अच्छी डिग्रीज का हो जाए, जैसा कि मैंने बताया नवमांश में उसकी स्थिति अच्छी हो जाए, तो फिर वह उस भाव की वृद्धि ही करेगा। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बली अवस्था में है तो आपको ये पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, और फिर चंद्रमा की जो दृष्टि है नवम भाव पर, ये हमेशा आपको भाग्य को सपोर्ट करेगी। बली अवस्था में चंद्रमा है तो भाग्य की लगातार आपकी वृद्धि होती रहेगी। शास्त्र कहते हैं जब चंद्रमा की दृष्टि यानी चंद्रमा का कनेक्शन भाग्य भाव से बने, भाग्य भाव में चंद्रमा बैठ जाएं, तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो 24 वर्ष के बाद होता है, यानी उसका जो भाग्य का सपोर्ट उसे 24 वर्ष के बाद मिलने लग जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परंतु इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दौर में जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं वो देखने बहुत आवश्यक है कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसे भी देखिए, नवमेश की स्थिति को देखिए, और नवम भाव के कारक ग्रह गुरु को देखना जरूर इंपॉर्टेंट है। गुरु को भी देखिए, तभी आपको भाग्य का सपोर्ट कितने वर्ष में मिलेगा या ये समझना तभी चाहिए। अदरवाइज देखिए, ये शास्त्र कह देते हैं, लिखी हुई चीज़ें हैं, उसे आपको समझना जरूर है, लेकिन अनुभव में जब हम चीज़ों को लेके आते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अलग ही, क्योंकि सभी जैसे शास्त्रों में लाइनें लिखी हुई हैं, एग्जैक्टली वैसी चीज़ें घटित हमारे जीवन में हर किसी की कुंडली में नहीं होती हैं। उसमें एग्जैक्टली वैसे योग आपको कुंडली में नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ प्रभाव आपको ज़रूर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो कि दूसरा होता है।
इसलिए आपको चीज़ें समझते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें को समझना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, चंद्रमा की दृष्टि जब भाग्य भाव पर होगी, नवम भाव पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति सुख को बहुत ही प्रधानता देता है। ऐसा व्यक्ति यानी बेसिकली धन को, सुख को, व्यक्ति चाहता है कि भाग्य का उसे लगातार सपोर्ट मिलता रहे, मन से भाग्य को सपोर्ट करने वाला, और भाग्य में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म कम करेगा और भाग्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में कभी कभी जीने लग जाता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर होकर बैठ जाते हैं तो ये समझ ही लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे भाग्य के सहारे ये मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसी स्थितियां व्यक्ति अधिक सोचने लग जाता है, काल्पनिक हो जाता है व्यक्ति, एक तरह से कहें शेख चिल्ली बन जाता है। बातों में भी उसकी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लंबी लंबी बातें करना, वो स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं। अब यदि चंद्रमा बली अवस्था में है तो सीधी सी बात है, व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, रीति रिवाजों में, अपनी रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करने वाला, धर्म कर्म में रुचि करने वाला, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं और जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक राशियां मानी गई हैं। ये आप समझ लीजिए। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, उसमें मोक्ष त्रिकोण को देखते हैं, तो मोक्ष त्रिकोण के हाउस 4, 8, 12 होते हैं, और 4, 8, 12 सभी, ये सारी जो राशियां हैं जल तत्व की राशियां हैं। तो चंद्रमा भी जल तत्व के हैं, तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा, धर्म कर्म में उसका बहुत रुझान रहेगा, अपनी परंपराओं को अच्छे से फॉलो करने वाला, बल्कि हर धर्म का सम्मान करने वाला, सभी की परंपराओं को बराबर रूप से सम्मान देने वाला होता है। तो ये इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अभी इसके साथ देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यात्राएं व्यक्ति बहुत ज़्यादा करेगा। देखिए, चंद्रमा ट्रैवलिंग के कारक हैं। 3rd हाउस में जब बैठ जाता है तो एक बात तो आप समझ लीजिए, व्यक्ति के साथ शॉर्ट ट्रैवलिंग तो ऐसे कनेक्ट हो जाती है कि व्यक्ति जीवन भर शॉर्ट ट्रैवलिंग करता है, या फिर उसे उसका इंटरेस्ट हो जाता है ट्रैवलिंग में। अगर चंद्रमा बली अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट ही ट्रैवलिंग में हो जाए, कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें करने लग जाता है। 3rd हाउस स्किल्स का भी है और चंद्रमा क्रिएटिविटी के कारक भी हैं। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी की चीज़ों को बहुत अच्छा से करता है, चाहे म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, डांसिंग में इंटरेस्ट हो, आपका जो कलात्मक चीज़ें हैं, बेसिकली कोई आर्ट हो, किसी चीज़ को पेंटिंग वगैरह करना हो, तो उसमें व्यक्ति का बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है। ये वो बाकी और भी ग्रह आपको देख लेने हैं कुंडली में, परंतु ऐसी चीज़ें डेफिनेटली कनेक्ट होती हुई पाई गई हैं अगर चंद्रमा बली अवस्था में है। व्यक्ति ट्रैवलिंग के साथ कनेक्ट कर सकता है। यहाँ से बैठे हुए चंद्रमा जब 9th हाउस को देखते हैं तो व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है, धर्म कर्म के, जैसा कि मैंने बताया, रुझान रहता है, और धार्मिक यात्राएं जब व्यक्ति करता है, उसके भाग्य के सहारे उसे और अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी भाग्य का सपोर्ट उस समय में व्यक्ति को मिलता है। तो ट्रैवलिंग तो आप समझ लीजिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठे हों या फिर 3rd हाउस में बैठे हों, ये ट्रैवलिंग की एक्सेस है, यात्राओं की एक्सेस है। तो यहाँ पर अगर बैठ गए तो ये यात्राएं जीवन में जरूर कनेक्ट करेंगे, चाहे शॉर्ट ट्रैवलिंग हो या फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग हो। व्यक्ति उससे जुड़कर काम कर सकता है तो उसे भाग्य सपोर्ट जरूर करेगा। ऐसी स्थितियां भी मिलती हैं। पिता के साथ संबंधों की जहाँ तक बात है, ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ संबंध पॉजिटिव रहते हैं, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में है तो पिता से दूरी बन सकती है, लेकिन फिर भी संबंध अच्छे ही कराएंगे। चंद्रमा फादर के साथ संबंधों में कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देते हैं। बड़ों का व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, अपने गुरुजनों का प्यार, बड़ों का प्यार व्यक्ति को, घर में जितने भी बड़े हैं उनका प्यार व्यक्ति को मिलता है। अगर चंद्रमा खासकर बली अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं, उनकी दृष्टि 9वें भाव पर है, कमजोर हो जाएंगे तो भी एक दूरी बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव यहाँ पर मैं नहीं देख पाता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। बड़ों का सपोर्ट व्यक्ति को जरूर मिलता है। भाग्य का साथ, जब मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग से जुड़कर कार्य करे, ऐसा व्यक्ति यदि फूड से संबंधित रिलेटेड कोई कार्य करे, जल से जुड़कर यानी कि तरल पदार्थों से जुड़कर व्यक्ति अगर कोई व्यापार करता है, कोई अपना ऐसा कार्य करता है जहाँ पर स्किल्स कनेक्ट हो जाती हैं, क्रिएटिविटी कनेक्ट होती है, कोई नई चीज़ें डिज़ाइन करना हो, नेवी वगैरह में अगर आपको वहाँ पे मंगल की स्थिति, बाकी और भी ग्रह देख लेने हैं, परंतु चंद्रमा का कनेक्शन अगर बनता है व्यक्ति का 9th हाउस से, तो व्यक्ति ट्रैवलिंग, यात्राओं से जुड़कर, आपके तरल पदार्थों से जुड़कर, जल तत्व की जितनी चीज़ें हैं उनसे जुड़कर व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सपोर्ट मिलता है। फूड प्रोडक्ट को व्यक्ति फूड प्रोडक्ट का काम बहुत अच्छे से कर पाता है। ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं, वहाँ पर व्यक्ति का भाग्य साथ मिलता है। नई चीज़ों की शुरुआत करने में व्यक्ति थोड़ा झिझकता है। ऐसे में चंद्रमा जब 3rd हाउस में होते हैं तो व्यक्ति इनिशिएट नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में ही समय लग जाता है व्यक्ति को, क्योंकि मन से करेगा, मन से सारी चीज़ें सोचने लगता है। हाँ, बली अवस्था में चंद्रमा है तो डेफिनेटली व्यक्ति को कार्य शुरू कर देने चाहिए। चंद्रमा जब 3rd हाउस में हो तो आपको यही सलाह है कि ऐसा व्यक्ति बस कार्य को शुरू कर दे, बिना सोचे समझे करना चाहिए शुरू व्यक्ति को, वहाँ से आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो ये स्थिति है। छोटे भाई बहन की जहाँ तक बात है, छोटे भाई बहन का व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, उनके साथ उनके संबंध अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन, व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। चंद्रमा 3rd हाउस में हो तो ये कम्युनिकेशन के लिए परेशानी नहीं देते व्यक्ति, बल्कि अच्छे चंद्रमा यहाँ पर हैं तो मीठी वाणी होती है व्यक्ति की, बात करने में बहुत अच्छे से बात करे, सामने वाले को प्रभावित कर
देगा अपनी बातों से, ऐसे स्थिति पाई जाती है। चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठकर अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो ये स्थितियां आपको चंद्रमा के लिए समझनी चाहिए। अगर पीड़ित चंद्रमा है तो ऐसे में व्यक्ति को देवी माँ की आराधना और शिव जी की आराधना, बेसिकली शिव के साथ में कनेक्शन बनता है चंद्रमा का, तो आपको शिव जी की अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए हर सोमवार को, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, भाग्य के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंडली में यदि बुध की दृष्टि आपके नवम भाव पर हो तो आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, बुध की दृष्टि नवम भाव पर है तो ऐसे में केवल एक ही स्थिति बनेगी जब बुध कुंडली में तीसरे भाव में हो, क्योंकि इनके पास भी अपनी केवल 7वीं ही दृष्टि है और ये 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो इसके लिए तीसरे हाउस में बैठे हुए होंगे, ये स्थिति बनेगी। ऐसे में देखिए काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखें तो वहाँ पर तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है जो कि बुध की स्वयं की राशि है, यानी ये बुध का अपना ही घर है। तो यहाँ पर जब बुध बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होगा, मेहनत करने वाला होगा, वो भी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर ऐसा व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है, पराक्रम दिखाने वाला होता है। ये समझिए, यानी कि व्यक्ति मेंटल लेवल पर मेहनत करता है, मेंटल लेवल पर बहुत ही एक तरह से कहेंगे अब व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता हासिल करने का भी कभी कभी सोचता है। हालांकि ये स्थितियाँ अलग अलग बनती हैं, यानी व्यक्ति की प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। व्यक्ति अपने प्लान से पहले ही जब कोई कार्य करेगा या फिर कोई बात करेगा तो व्यक्ति पहले ही सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लेता है, सोच लेता है। अब बुध की यहाँ से दृष्टि, अगर बली अवस्था में बुध यहाँ पर बैठे हैं तीसरे भाव में, तो इनकी दृष्टि जो नवम भाव पर आएगी ये व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करती है, भाग्य का सपोर्ट व्यक्ति को मिलने लगता है। धर्म कर्म की अगर बात करें तो व्यक्ति के धार्मिक होता है, व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि होती है। हालांकि बहुत ही धर्म को लेकर व्यक्ति की क्वेरीज रहती हैं, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को लेकर व्यक्ति की क्वेरीज हमेशा रहती हैं, उनके बारे में पूछता है व्यक्ति कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसी चीज़ें, और जानना चाहता है, अपने रूट्स को जानना चाहता है, क्योंकि जहाँ पर बुद्धि आ जाती है तो वहाँ पर क्वेरीज भी आ जाएंगी, क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और इस चीज़ों को व्यक्ति गहराई से समझता है, अपने धर्म को समझता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं अगर बली अवस्था में बुध हैं। वहीं पर अगर कमजोर स्थिति में हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से पराक्रम तो करता है, परंतु क्या होता है कि उसका भाग्य साथ नहीं देता। इसके कारण व्यक्ति बार बार कई चीज़ें अलग अलग दिशा में करने की कोशिश करता है, फिर से शुरुआत करता है, नई शुरुआत करके, परंतु वहाँ पर उसे भाग्य का साथ ना मिले तो फिर से शुरुआत करे, ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी कि संघर्ष कनेक्ट हो जाता है। ये स्थितियाँ बन जाती हैं। नवम भाव पर अगर पीड़ित हो जाएं, जैसे कि राहु केतु से दृष्ट हो जाएं, शनि जैसे प्लेनेट की इनके ऊपर दृष्टि हो, इसके साथ यदि नीच के हो जाएं, शत्रु क्षेत्री हो जाएं, पाप कर्त्री में बन जाएं, और अगर बुध षडबल में भी कमजोर स्थिति में है, आपके डिग्री वाइज कमजोर हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है। कुंडली के लिए अकारक होकर बैठे हैं, नवमांश में नीच के हो जाएं, नवमांश में स्थिति कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं। अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव जरूर देंगे, यहाँ पर भाग्य में कमी ही करेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। अब साथियों, बुध की जब दृष्टि नवम भाव पर है तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसका जो भाग्य साथ दे, वो उसके व्यक्ति अपने रिलेशंस में, अपने जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल हो या फिर उसका समाज में एक जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, उसमें उसकी जो बुद्धि है वो प्रखर हो, उसकी बात सारे सुने, ऐसी स्थिति। क्योंकि ये देखिए, ये बुद्धि के कारक हैं, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर जाना जाए, ऐसा वो सोचता है, ऐसा उसका भाग्य से अपेक्षा रहती है। ऐसी स्थितियां आपको समझनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, बुध जब थर्ड हाउस में होंगे तो ये बेसिकली यात्राओं के लिए बहुत व्यक्ति शॉर्ट ट्रैवलिंग करता है। जब व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करता है, कभी भी यात्राएं करेगा, तो उसको नए आइडियाज़ आते हैं। आप देखिए, जिसका भी कुंडली में बुध तीसरे भाव में है, ऐसा व्यक्ति जब भी शॉर्ट ट्रैवलिंग करे या फिर लॉन्ग ट्रैवल करे, उसके मन में बहुत पॉजिटिव विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं। अगर बली अवस्था में है तो पॉजिटिव समझिए, अदरवाइज वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये स्थितियां आपको समझनी है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग कनेक्ट हो जाती है, व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करता है। अगर बुध पीड़ित हो गए तो ये भटकाव का रूप ले लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत भटकता है, यानी छोटी मोटी यात्राएं, बेवजह बेफिजूल की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, ये समझ लीजिए। और ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये साथियों, बुध की जो दृष्टि नवम भाव पर होगी तो पिता के साथ, जैसा कि मैंने बताया, अच्छा संबंध रहते हैं, पिता के साथ कोई परेशानी ऐसे में नहीं देखी गई है। बुध का पीड़ित हो जाएंगे बुध और नवम भाव कमजोर हो जाएगा, तब एक अलग बात है, वैचारिक मतभेद रहेगा, दूरी बन सकती है। लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ऐसी स्थिति पाई गई कि पिता के साथ कोई नेगेटिविटी, कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनता है। बड़ों का सपोर्ट व्यक्ति को जीवन में हमेशा मिलता है। अगर बली बुध हैं तो डेफिनेटली उस बड़े जो हैं उनकी सलाह मानते हैं, यानी उनके नॉलेज को सराहते हैं, कि उनके इंटेलिजेंस को सराहते हैं बड़े लोग घर के। ऐसी स्थितियाँ पाई गई। गुरु जो है उनके तीव्रता से, बुद्धि की तीव्रता से प्रभावित रहते हैं, उनके जो गुरु हैं, जिनकी भी कुंडली में बुध थर्ड हाउस में है, ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं।
इसके साथ देखिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो 32वें वर्ष की आयु के बाद में उसका साथ देने लगता है, क्योंकि बुध की आयु को 32 वर्ष माना गया। तो ऐसे में 32 वर्ष के आयु के बाद में व्यक्ति का भाग्य साथ देना लगता है। इसके लिए आपको और सारी चीज़ें देखनी आवश्यक है। नवमेश की स्थिति को भी देखिए, नवम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी स्थिति को भी देखिए, और नवम भाव का जो कारक ग्रह गुरु होता है उसकी स्थिति को भी देखिए। तभी आपको उस एज को समझना चाहिए कि भाग्य कब से साथ देने लगता है। ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। हालांकि शास्त्र कहते हैं 32 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। नई चीज़ों की व्यक्ति शुरुआत बहुत जल्दी करता है। अगर आप देखेंगे कि बुध 3rd हाउस में है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी नई चीज़ें सीखने लग जाता है। यानी उनका जो एक तरह से समझने की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन स्किल है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। व्यक्ति बहुत जल्दी पिक करता है चीज़ों को, नए नए सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी सीख सकता है, परंतु केवल शुरुआती दौर तक उसका वो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट रहता है, बाद में वो चीज़ें छोड़ देता है। 3rd हाउस में बुध है तो ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में बन जाता है, अलग अलग चीज़ों में बनेगा। कुछ दिन थोड़ा सा काम करेगा, उस पर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, फिर उसको बंद कर देगा, फिर दूसरे इंटरेस्ट में उसका जाग जाएगा किसी चीज़ में, उसको थोड़ी देर करेगा, फिर छोड़ देगा। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कुछ कुछ दिन व्यक्ति यानी बार बार नई शुरुआत करने की आदत यहाँ पर बुध की बनती है, जो मैंने बताया। और खासकर अगर पीड़ित हो जाए तो ये भटकाव वाली स्थिति ला देता है। व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता लाइफ में उसे क्या करना है। बलि बुध है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का कार्य करेगा, व्यापार करेगा, चाहे छोटा ही कोई कार्य करे, लेकिन उसका खुद का कार्य होना चाहिए। ये उसके लिए सबसे प्रबल स्थिति बनती है अगर बुध आपके 3rd हाउस में बैठकर नवम भाव को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता भी है तो उसका साथ वहाँ पर उसे मिलता है। बुध अगर नवम भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे, अगर फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट से जुड़ जाए, मार्केटिंग फील्ड से जुड़ जाए, जहाँ पर बेसिकली आपको टीचिंग भी यहाँ पर कई बार देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति टीचिंग भी बहुत अच्छी करता है, क्योंकि 3rd हाउस बुद्धि का है। 3rd हाउस में बुध का प्लैनेट बुध बैठा है जो कि बुद्धि के कारक हैं। और जब वो शिक्षा के स्थान को, उच्च शिक्षा के स्थान को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और एक अच्छा शिक्षक भी होता है। ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं। ऐसा व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, मार्केटिंग फील्ड से, कम्युनिकेशन की फील्ड से, मीडिया से संबंधित चीज़ों से, जहाँ पर इंटरनेट की चीज़ों से संबंधित व्यक्ति कार्य करता है, बिजनेस में, कॉमर्स फील्ड से संबंधित व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं और उसमें उसका भाग्य साथ देता है। कम्युनिकेशन तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को सब पता होता है कि मुझे सामने वाले से किस तरह से बात करनी है, क्योंकि बुध 3rd हाउस में है तो ये कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। छोटे भाई बहन की बात करें तो छोटे भाई बहन से भी अच्छे संबंध ये देता है। कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। अगर पीड़ित हो जाएंगे तो संबंधों में विच्छेद करा सकते हैं, परेशानी आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर बैठे हुए बुध पॉजिटिव ही आप समझिए अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये स्वयं इनका घर है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है जो कि बुध की राशि है। देखिए, अगर शारीरिक अंगों की बात करें तो 3rd हाउस से हम गले के भाव को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर बुध पीड़ित हैं तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही कुछ ना कुछ गले की शिकायत होती है। टॉन्सिल्स वगैरह हो जाए, श्वसन तंत्र में परेशानी आ जाए, है ना, गले में बहुत जल्दी परेशानी आ जाती है, गला दर्द वगैरह करना, है ना, इस तरह की स्थितियाँ आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे अगर बुध पीड़ित हो जाता है। हाँ, अगर बली अवस्था में है तो भी कहीं ना कहीं ये रोग कनेक्ट होते हैं, परंतु उतना रूप से नहीं आपको प्रभावी रूप से देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर बुध कमजोर अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे में आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। ये भाग्य के लिए भी सपोर्टिव है और बुध को भी मजबूत करने के लिए आपको बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, जो कि अति उत्तम उपाय है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव को देख लें तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर तभी होगी जब ये कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए होंगे, क्योंकि इनके पास भी केवल अपनी 7वीं ही दृष्टि है। तो ये 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में साथियों, जब शुक्र तीसरे भाव में बैठे हुए होते हैं, तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम और मेहनत को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत पराक्रमी होता है, साहसी होता है, मेहनत करने वाला होता है। व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, नॉलेज के दम पर व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होगा। व्यक्ति बहुत सी सारी अपने स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के दम पर पराक्रम करने वाला होता है, क्रिएटिव होता है बेसिकली। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, लग्जरी लाइफ में उसको मिलती है। देखिए साथियों, शुक्र जब 3rd हाउस में है तो एक बात तो आप समझ लीजिए, चाहे पैतृक धन संपत्ति के रूप में उसे कितनी सारी चीज़ें मिल जाएं ऐसे व्यक्ति को, परंतु फिर भी व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने खुद का भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, हर प्रकार की चीज़ें व्यक्ति अपने दम पर बनाने की कोशिश करता है। और खासकर अगर आपकी लग्न कुंडली के लिए शुक्र कारक बन जाए, यानी शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा फैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर होगी, तो ऐसे में आपका भाग्य का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता है। व्यक्ति
भाग्य से हमेशा अपेक्षा रखता है कि उसके हमेशा सुख सुविधाएं मिले, उसके संसारिक जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, व्यक्ति को हमेशा संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हों, ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता है, लग्जरी लाइफ उसे मिले, इसकी तरफ व्यक्ति की अपेक्षा रहती है भाग्य को लेकर। ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसके साथ व्यक्ति का धर्म कर्म में, रीति रिवाज परंपराओं में बहुत रुझान होता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति देखिए, शुक्र जब थर्ड हाउस में होंगे तो ये ट्रैवलिंग का, शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही घूमने फिरने का, शौक मौज करने का आदी होता है। ऐसा व्यक्ति शौक मौज करता है, अपने घूमने फिरने में बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसा व्यक्ति का। और ये फिर आपके 9th हाउस को देखते हैं तो 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करता है, हवाई यात्राएं करता है। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर शुक्र जब 9th हाउस को देखेंगे तो धार्मिक यात्राएं व्यक्ति बहुत अच्छा करना उसे लगेगा। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, ऐसा व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है, यानी उसके पास कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ की, आपको कलात्मक चीज़ों का उसको ज्ञान होगा। चाहे वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, डांसिंग, पेंटिंग, लिखने की कला हो। हालांकि बुध यहाँ पर लिखने की कला के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बुध के बारे में हमने अभी जाना था। अगर यहाँ पर बुध है तो व्यक्ति लेखक होता है, यानी लिखने वाला, उसकी लिखने की कला उसमें होती है। शुक्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर एन्जॉयमेंट की जितनी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना होता है, आपका पेंटिंग करने में इंटरेस्ट हो जाता है, डिज़ाइनिंग करने के अंदर कोई इंटरेस्ट हो, ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति के साथ कनेक्ट होती हैं। तो कलात्मक चीज़ों के साथ में व्यक्ति बहुत अच्छा संबंध बनता है उनका। शुक्र यहाँ पर बैठते हैं। साथियों, पाया गया है कि शुक्र की दृष्टि अगर आपके भाग्य के स्थान पर है, नवम भाव पर है, या फिर नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से भाग्य के साथ में शुक्र का संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25 वर्ष की आयु के बाद हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब साथियों, अगर आपको शास्त्र, देखिए शास्त्रों में डायरेक्ट जो चीज़ें लिखी हुई हैं वैसी की वैसी चीज़ें हमें किसी भी जातक की कुंडली में नहीं देखने को मिलती हैं। हाँ, वो एक नियम बनाए गए हैं, वो अनुभव में ये पाया गया है। इसके लिए आपको और सारी चीज़ें भी देखनी है। नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसे देखिए, नवमेश की स्थिति को देखिए। इसके साथ नवम भाव के कारक ग्रह बनते हैं गुरु, उनकी स्थिति को देखिए। तब आपको समझना है कि भाग्योदय किस वर्ष में होगा। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि 25 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है। ऐसी स्थितियां बनती है। और कोई महिला जातक, यानी कोई ना कोई महिला उसका मित्र हो, चाहे महिला मित्र हो, उनकी माँ हो, उनकी पत्नी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, कोई भी महिला ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय का कारण बनती है जब शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर हो, या फिर भाग्य के साथ में शुक्र का किसी का प्रकार का भी संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति मिलती है। शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर होती है तो पिता के साथ में अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। एज सच कोई नेगेटिव संबंध आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि पिता की शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाएं तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन फिर भी आपका फादर के साथ में आपके अच्छे संबंध बनते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन की बात हो तो थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं। शुक्र तीसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को बात करना सबसे आता है, बहुत मीठी वाणी का उपयोग करके अच्छे से बात करना जानता है, सामने वाले को प्रभावित करता है अपनी बातचीत से। ऐसी स्थितियाँ भी मिलती हैं। तो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत के दम पर भी अपना भाग्योदय करना जानता है अगर शुक्र आपके थर्ड हाउस में है। देखिए, शुक्र बेसिकली तीसरे भाव में है तो आपके छोटे भाई बहन से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसी कोई परेशानी छोटे भाई बहन से संबंधित नहीं देखी गई है। शुक्र 9th हाउस में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के ऊपर भी विश्वास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर, जैसा कि मैंने बताया, कलात्मक क्षेत्र की चीज़ों से कनेक्ट हो जाए, शुक्र बेसिकली कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित कार्य से जुड़ते हैं, तो सुंदरता की चीज़ों के, होटल इंडस्ट्रीज़ की, देश विदेश की यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को बहुत ही उसका भाग्य साथ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य वहाँ पर सपोर्ट करता है, उसे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थितियाँ भी पाई गई हैं। जैसे फैशन इंडस्ट्रीज़ है, कपड़ों से संबंधित कार्य है, अगर व्यक्ति करे तो वो पॉजिटिविटी बनी, उसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। थर्ड हाउस में शुक्र बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों की शुरुआत करता है तो वो बहुत ही परफेक्शन से करता है। शुक्र मतलब आपको रिफाइन करके देते हैं सारी चीज़ें। शुक्र देखिए आप देखेंगे कि तो ब्रांड चीज़ों को दर्शाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो उच्च चीज़ें हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में जो एकदम से क्रीम चीज़ें हैं उसको समझिए, वो शुक्र देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य की शुरुआत करेगा तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना चाहेगा, कि परफेक्टनेस जब तक उस कार्य में नहीं आती है तब तक व्यक्ति को उसको नहीं छोड़ता है। तो चाहे कलात्मक बात है, आप देखेंगे किसी भी चीज़ को सीखने की, कलात्मक चीज़ें जैसे कि म्यूज़िक सीख रहा है व्यक्ति, तो डेफिनेटली वो जब तक अच्छे से नहीं म्यूज़िक सीखेगा तब तक म्यूज़िक बना नहीं पाएगा। तो
यानी शुक्र क्या देते हैं? शुक्र बिल्कुल फाइननेस देते हैं, आपको एक परफेक्शन देते हैं। तो थर्ड हाउस में जब बैठेंगे तो ऐसी चीज़ों के साथ शुक्र कनेक्ट करते हैं, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये शुक्र का प्रभाव है जब नवम भाव पर शुक्र दृष्टि देते हैं। हाँ, अगर पीड़ित हो जाते हैं तो फिर परेशानी वाली स्थिति है। भाग्य रुक रुक कर साथ देता है, उतना प्रभावी रूप से भाग्य साथ नहीं देता। आपका अपने धर्म रीति रिवाज पर भी इंटरेस्ट नहीं रह पाता, यात्राओं में परेशानी होती है, आपको पिता के साथ दूरी बन सकती है। महिलाओं की जो, जैसे मैंने बताया, महिलाओं के साथ में जो योगदान आपके जीवन में रहता है उसमें कभी ना कभी परेशानी आपको रहती है। ऐसी स्थितियां कनेक्ट हो जाती हैं। जो मैंने आपको बताया 25 वर्ष की आयु के बाद सपोर्ट मिलता है, वहाँ पर उसको परेशानी महसूस होती है। ऐसी स्थितियां बन जाती है। आपके छोटे भाई बहन से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते। कलात्मक अगर चीज़ें आप सीख रहे हैं तो उन्हें आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट जाती हैं। अगर शुक्र पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है इन पर, नीच के हो जाएं, शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं, पाप कर्तरी में हो जाएं, षडबल में कमज़ोर हो जाए, नवमांश में अगर कमज़ोर स्थिति में है, अकारक बन जाए कुंडली के लिए, डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए, तो ये सारे इफेक्ट आपको समझने हैं, तब जाके आपको शुक्र के प्रभाव को समझना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा शुक्र की दृष्टि अगर आपके नवम भाव पर है। व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहकर पराक्रम करता है। देखिए, शुक्र मतलब कंफर्ट जोन है, तो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं बैठकर कार्य करूं और मेहनत करूं मेंटल रूप से, वो स्थितियां बनती हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कलात्मक चीज़ों की ओर इसलिए ज़्यादा जाता हुआ देखा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि गुरु की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव पर है तो कौन कौन सी स्थितियाँ बनेंगी। देखिए, गुरु यदि अपने तीसरे भाव में बैठे हुए होंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। इसी के साथ गुरु यदि आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो अपनी पांचवीं दृष्टि से ये आपके नवम भाव को देखेंगे। और इसी प्रकार यदि गुरु आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो आपके ये नौवीं दृष्टि से आपके ये नवम भाव को देखेंगे। तो ये तीन दृष्टियां पाई जाती हैं। अब ऐसे में देखिए साथियों, इन तीन दृष्टियों से गुरु आपके नवम भाव को देखेंगे। देखिए, गुरु भाग्य के कारक कहे गए हैं। मैंने हमेशा से बताया, जब भी किसी भाव के बारे में आपको समझना चाहिए डिटेल में, तो उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं वो देख लीजिए, आप भाव की स्थिति को देख लीजिए ओवरऑल। इसके साथ भाव के कारक को देखिए और भाव के पति को देखिए, यानी कि उस भाव में किस ग्रह की राशि आ रही है, उस राशि के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति को देखिए। तो भाव, भावेश और भाव कारक। अब भाव कारक की बात करें तो नवम भाव के स्वयं कारक बनते हैं गुरुदेव। तो जब गुरुदेव भाग्य स्थान को देख लें, चाहे किन तीनों में से किसी भी स्थिति में बैठ के देखें, तो ये आपको भाग्यशाली बनाएंगे। एक बात तो समझ लीजिए, जब आपके गुरु आपके भाग्य को देख लेते हैं तो आप भाग्यशाली कहलाते हैं, आपको भाग्य आपका साथ देता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि आपके गुरु कुंडली में कमज़ोर हैं, यानी पीड़ित अवस्था में हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, षडबल में कमज़ोर हो जाते हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, कुंडली के लिए अकारक बनते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें देखिए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, यानी जो मैंने सारी स्थितियां बताई हैं, नीच के हो जाएं, शत्रु क्षेत्री हो जाएं, पाप कर्तरी में आ जाएं, राहु केतु के एक्सेस में आ जाएं, तो एक अलग बात होती है। परंतु फिर भी ओवरऑल अगर एक मित्र क्षेत्री भी गुरु आपके बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर गुरु आपको भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्य में हमेशा आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी धर्म कर्म में, रीति रिवाज, परंपराओं में बहुत अच्छी रुचि होती है, दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, आप बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, पिता का हमेशा सहयोग आपको प्राप्त होगा, पिता आपको हमेशा सराहेंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी अगर गुरु अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपके जन्म के बाद पिता का भी ग्रोथ हुई होगी अगर आपके नवम भाव को गुरु देखते हैं। ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने बताया, धर्म कर्म में बहुत विशेष रुचि ऐसे व्यक्ति की रहती है, धार्मिक होता है प्रबल रूप से व्यक्ति दान पुण्य करने की अवस्था में हमेशा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी परंपराओं को बहुत मानने वाला होता है, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने वाला होता है। देखिए, गुरु मतलब क्या है? सलाहकार हैं। जब ये 9th हाउस को देख लेते हैं, अपने ही भाव को देख लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह देने वाला होता है। लोग अगर उनकी सलाह माने, और खासकर अपने घर में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह देता है। उसके बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनकी सलाह मानकर चलते हैं, यानी बड़े बुजुर्ग जो हैं, यानी घर के जो बड़े हैं, उनकी सलाह को जरूर एक बार सुनेंगे जरूर। ऐसी स्थितियाँ, और ऐसा व्यक्ति सलाहकार बहुत अच्छा होता है, ये आप समझ लीजिए। चाहे किसी भी स्थिति में बैठकर गुरु यहाँ पर देख रहे हों, और विशेषकर अगर आपके लग्न में बैठे हैं गुरु और आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहना ही क्या, ये नवम भाव को से संबंधित चीज़ों में आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे।
थर्ड हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो थोड़े कमज़ोर अवश्य हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब गुरु कैसे प्लेनेट है, साधु ग्रह हैं। साधु ग्रह अगर आपके पराक्रम के हाउस में, साहस मेहनत के हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको ज्ञान के दम पर मेहनत करता है व्यक्ति। ऐसा कोई कार्य करना हो जहाँ पर अपनी बुद्धि लगानी हो, ज्ञान लगाना हो, इंस्ट्रक्शन देनी हो। गुरु मतलब क्या है, ज्ञान बांटना, नॉलेज बांटना। तो नॉलेज अगर जहाँ देनी है वहाँ व्यक्ति काम कर सकता है, वहाँ पर पराक्रम दिखाएगा, मेहनत करेगा। अदरवाइज़ ये गुरु हमेशा कार्य टालेंगे, ऐसा सोचेंगे कि हाँ कार्य हो जाएगा, मैं कर लूँगा, भविष्य में आगे और समय पड़ा है, ऐसा। तो ऐसी स्थितियाँ कुछ कनेक्ट कर देते हैं, और पीड़ित हो जाए तो कहना ही क्या। ये ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेट लतीफ़ होगा, लास्ट टाइम पे व्यक्ति कार्य करेगा। अगर आपके गुरु थर्ड हाउस में बैठे हैं और पीड़ित हैं तो ऐसा व्यक्ति लास्ट मौके का इंतजार करता है और लास्ट टाइम पे काम करना जानता है। ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। हाँ, एक अलग बात है कि अगर वो विषय ज्ञान का है, नॉलेज का है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति कार्य कर जाएगा वहाँ पर, पराक्रम। क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो इस भाव से संबंधित जो परेशानियाँ हैं उनको निकालने में अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है उनकी। ये समझ लीजिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हाँ, छोटे भाई बहन से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहन आपके सपोर्ट करने वाले होते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहती है, ज्ञानपूर्वक आप बात करते हैं, नॉलेजेबल बात करते हैं, लोग आपके ज्ञान को सराहते हैं अगर थर्ड हाउस में गुरु बैठे हैं। और नवम भाव पर दृष्टि है तो व्यक्ति यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राएं अवश्य व्यक्ति के साथ कनेक्ट होती हैं, लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट होते हैं। यानी आपको धार्मिक प्लेसेस पे जाना बहुत अच्छा लगेगा अगर गुरु आपके थर्ड हाउस से बैठकर नवम भाव को देख लें। ऐसी स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। और यदि गुरु तीसरे भाव में बैठकर पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, दृष्ट हो जाएं, यानी नीच के हो जाएं, या फिर शत्रु क्षेत्री पाप कर्त्री में हो जाएं, बेसिकली कमजोर स्थिति में हो, तो तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों में थोड़ी परेशानी जरूर आ जाती है। यानी व्यक्ति सही समय पर पराक्रम नहीं दिखा पाता, कार्यों को टालने लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया, छोटे भाई बहन से आपकी नहीं बने, उनसे परेशानी हो, यानी उनसे वैचारिक मतभेद बने रहें, परंतु फिर भी गुरु की जो दृष्टि है वो उसे अमृत रूपी दृष्टि ही माना गया है। पीड़ित होने के बावजूद भी आपको नवम भाव से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। हाँ, भाग्य में सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी रुकावटें महसूस आपको होती हैं, लेकिन फिर भी भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि को मैंने बताया अमृत रूपी दृष्टि कहा गया है शास्त्रों में। तो ये उनकी दृष्टि का प्रभाव तब भी आपको अच्छा ही समझना चाहिए। अब साथियों, यदि कुंडली के आपके मान लीजिए पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और अपनी पांचवी दृष्टि से ये नाइन्थ हाउस को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा सलाहकार होता है। सबसे पहले समझिए, क्योंकि पंचम भाव किसका है, आपके ज्ञान का है, बुद्धि का स्थान है, और यहाँ के भी कारक गुरु हैं। और जब ये यहाँ से बैठकर अपने ही स्थान को देख लेते हैं तो ये आपको डेफिनेटली भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति का भाग्य उसे साथ देने लग जाता है। देखिए, वैसे तो गुरु चाहे किसी भी भाव में बैठकर, गुरु का संबंध यदि आपके नाइन्थ हाउस से बन जाए, नाइन्थ हाउस में गुरु स्वयं बैठ जाए, उन पर दृष्टि आ जाए नाइन्थ हाउस पर, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। 16 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्य उसे साथ देने लगता है। ऐसी स्थितियां हैं, परंतु उसके लिए आपको, जैसा मैंने बताया, अनुभव में आया है कि आपको इसके लिए नवम भाव के स्वामी को भी देखना है, नवम भाव में जो ग्रह बैठा है उसे भी देखिए, गुरु की स्थिति को देखिए, तब जाकर आपको एज फैक्टर को समझना चाहिए कि कब व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं। अब साथियों, आपको आपकी जो सलाह है वो लोग मानेंगे, यानी ऐसा व्यक्ति की अगर बात लोग मान लें, जो भी व्यक्ति मान लेता है उसको हमेशा ग्रोथ ही मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके किस भाव में है, ज्ञान के, बुद्धि के भाव में है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा टीचर हो सकता है, बहुत ही अच्छा सलाहकार हो सकता है, बहुत ही अच्छा एडवाइस देने वाला हो सकता है, गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाता है जिसका पंचम भाव में गुरु बैठा है। गुरु यहाँ से आपके जब नवम भाव को देखे तो भाग्यशाली व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं कराते हैं। और ये देखिए, आपका जो कर्म है, यानी जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म थे आपके, वो ही आपका आने वाले जन्म के कर्म को, यानी उसको सुधार देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य बहुत उत्तम होते हैं। व्यक्ति किसी के साथ गलत नहीं करने की कोशिश करता, सबको एक नज़र से देखता है और सबके साथ एक तरह का व्यवहार करता है। धर्म में भी यही सेम बात है, सभी धर्मों का सम्मान करना और रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और देखिए, ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन की मात्रा की अगर बात करें तो मिनिमम इतना धन तो ये गुरु अवश्य दिलाते हैं कि व्यक्ति अपना गुजारा अच्छे से कर पाए, या भी अच्छे स्थिति से व्यक्ति चल पाए। ऐसी स्थितियाँ पंचम भाव में बैठे हुए गुरु की आपको समझनी चाहिए। यह देखिए, आपके जो संतान पक्ष है उससे भी आपको सपोर्ट दिलाता है। हालांकि देखिए, यहाँ पर गुरु अकेले नहीं होने चाहिए,
गुरु अकेले होते हैं तो कारको भाव नशाए लग जाता है, यानी एक नियम जो ज्योतिष शास्त्र का है वो लग जाता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी संतान प्राप्ति में होती है। परंतु फिर भी अगर कोई ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर आ जाए, शुभ ग्रह का प्रभाव इन पर आ जाए, जैसे शुक्र हैं या फिर चंद्रमा हैं, बुध भी अगर अकेले हैं उनका प्रभाव आ जाए और अच्छी मित्र राशि में हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को संतान की भी ग्रोथ है, संतान भी उनको हमेशा सपोर्ट करती है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। अब साथियों, लग्न में बैठकर अगर गुरु की दृष्टि नवम भाव पर हो तो भी ये आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको भाग्य का सपोर्ट आपका एक कदम आगे बढ़कर साथ देता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, प्रभावशाली बना देते हैं, आपका ऑरा प्रभावशाली होता है। लोग आपसे जब मिलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ही, आपके ज्ञान को देखकर ही ये प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां गुरु देते हैं। गुरु मतलब बड़ा आकार। गुरु अगर लग्न में है तो एक बात तो समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा कद काठी वाला होगा व्यक्ति, अच्छी हेल्थ होगी, हेल्दी व्यक्ति का शरीर होगा। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। हो सकता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैट व्यक्ति में हो, मोटा हो व्यक्ति, हेल्दी हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। गुरु मतलब बड़ी चीज़। तो लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो ये कुंडली के बहुत सारे दोषों को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। चाहे वो संतान संबंधी परेशानियां हों तो वहाँ से निजात दिलाएंगे, संतान की ग्रोथ हो, संतान का सपोर्ट आपको जीवन में मिले, संतान हमेशा आपकी बात को माने, जीवन साथी के साथ आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहे, जीवन साथी के वैवाहिक जीवन में जो एक परेशानी है उसको यहाँ पर रिलीफ कराते हैं। यानी वैवाहिक जीवन के जो संबंध हैं उनमें अच्छी स्थिति बनती है, पार्टनरशिप में अच्छी स्थिति बनती है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। और जब नवम दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देखते हैं तो कहना ही क्या, भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति बनता है। हमेशा व्यक्ति सदकर्म करने वाला होता है, दूसरों की हमेशा हेल्प करने वाला होता है, हेल्प को तत्पर रहने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जब लग्न में गुरु होता है, तो मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जब व्यक्ति आर्टिस्ट होता है, कोई ना कोई कलात्मक चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है और कला के कार्य करता है, क्योंकि सरस्वती की कृपा ऐसे व्यक्ति पर देखी गई है। गुरु जब लग्न में है तो सरस्वती की कृपा आप पर रहती है। ईश्वरीय मदद हमेशा व्यक्ति को जीवन में मिलती है जब परेशानियां आ जाती हैं। तो लग्न में बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, अगर पीड़ित हो जाते हैं तो ये ईगो प्रॉब्लम्स दे देते हैं, क्योंकि जहाँ पर गुरु के ज्ञान की इज्जत नहीं है वहाँ पर गुरु नहीं टिकता है। आपके द्वारा कही हुई बात का अगर सम्मान नहीं होगा तो आप एक जगह पर नहीं रुकेंगे, वहाँ पर रुकेंगे नहीं, आपका सम्मान नहीं। गुरु के लिए सबसे प्रिय सम्मान है। तो अगर लग्न में गुरु बैठे हुए हैं आपके और अगर पीड़ित हैं तो आपको ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, अपने ज्ञान को लेकर अपने ही ज्ञान को सर्वोच्च मानना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं अगर गुरु। हाँ, अगर बली अवस्था में है तो कहना ही क्या, भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति, भाग्य का सपोर्ट हमेशा ही जीवन में मिलेगा। अब साथियों देखिए, अगर पीड़ित गुरु हैं किसी भी भाव में बैठकर तो ऐसे व्यक्ति को विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से आपको विष्णु जी की आराधना करते हैं तो ये गुरु बली होते हैं और नवम भाव पर इनकी दृष्टि आपके भाग्य को भी मजबूत करती है। तो ये जरूर कीजिएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले ग्रह मंगल के बारे में। साथियों, मंगल की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव पर है, ऐसे में केवल 3 स्थितियां बनती हैं। जब आपकी कुंडली में मंगल छठे भाव में बैठे हुए होंगे तो अपनी ये चौथी दृष्टि से आपके भाग्य के स्थान को देखेंगे। इसी प्रकार यदि मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को यानी भाग्य भाव को देखेंगे। और इसी प्रकार यदि मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो अपनी 8वीं दृष्टि से ये आपके भाग्य के स्थान को देखते हैं। तो ऐसे में इन तीनों जगह से यदि तीनों स्थानों में किसी भी स्थान पर मंगल बैठे हुए हों तो आपको समझना चाहिए कि आपके भाग्य को सपोर्ट ये डेफिनेटली करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप भाग्य पर ही विश्वास करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, अपना साहस और मेहनत करके व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य को चमकाता है, ये आपको समझना चाहिए। यानी व्यक्ति भाग्य पर विश्वास भी करता है और इसके साथ साथ व्यक्ति कर्म करने वाला यानी कर्मठ भी होता है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। हाँ, इसके साथ देखिए, धर्म और रीति रिवाज की जहाँ तक बात है, ऐसे व्यक्ति का बहुत धार्मिक होगा, रीति रिवाजों में, अपनी परंपराओं में, धर्म कर्म में व्यक्ति का रुझान रहता है। हाँ, मंगल अगर पीड़ित हो गए तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने भाग्य को भी नहीं मानता है और धर्म को भी नहीं मानता, रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो नहीं करता, जिद्दी हो जाता है, अड़ियल प्रकृति ऐसा मंगल दे देता है। और बली अवस्था में मंगल है तो भी व्यक्ति अपनी रीति रिवाज परंपराओं को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। जो एक कहते हैं कि अपने धर्म को मानने के प्रति व्यक्ति में थोड़ी सी ना एक जिद आ जाती है कि हाँ, यही चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो वो मंगल का प्रभाव होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। पिता के संबंधों की जहाँ तक बात है तो मंगल की दृष्टि किसी भी भाव में बैठकर मंगल अगर 9th हाउस को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति के पिता के साथ जो संबंध हैं
ये समझिए कि थोड़े वैचारिक मतभेद तो जरूर रहते हैं। हालांकि पिता सपोर्ट करते हैं और व्यक्ति भी स्वयं पिता को सपोर्ट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। सामने आकर आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए नहीं दिखेंगे। वैचारिक मतभेद एक साथ जहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ पर उनके वैचारिक मतभेद, एक बात पर जब सलाह देने की बात आए तो आपस में दोनों के विचार अलग होंगे। तो वैचारिक मतभेद पिता के साथ आपके बने हुए रहते हैं अगर मंगल किसी भी भाव से बैठकर नवम भाव को देख ले। ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी। बड़ों का सपोर्ट आपको जरूर मिलता है, ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं। मंगल की दृष्टि जब भाग्य भाव पर होती है तो शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति की 28 वर्ष की आयु के बाद उसका भाग्य साथ देने लगता है। अब जरूरी नहीं है 28 वर्ष तक ही व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, उससे पहले नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि आपको नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, नवमेश की कैसी स्थिति है, नवम भाव का कारक ग्रह कौन सा है, गुरु, उसकी स्थिति को भी देखना जरूरी है। मंगल कितने बली होकर बैठे हैं, क्या मंगल के पास मंगल अंश बल से बली है, नवमांश में अच्छी स्थिति में है, कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, क्या देखना है, षड बल में कितने बली हैं, ये भी जरूर देखना है। तो सारी चीज़ें देखिए और फिर उसके प्रभाव को डिटेल में समझिए। जब जहाँ तक बात करते हैं हम कि ऐसा व्यक्ति नवम भाव पर जब मंगल की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अपने फोर्स जैसी स्थिति से, जहाँ पर सुरक्षा की बात आ जाती है, उनसे जुड़कर डिफेंस चीज़ों के साथ कनेक्ट होकर व्यक्ति का भाग्य चमकता है। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल लाइन से, इंजीनियरिंग वगैरह से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जहाँ पर टेक्निकलिटी कनेक्ट हो जाती है, उनसे संबंधित चीज़ों से व्यक्ति कनेक्ट होकर कार्य करता है। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं और वहाँ पर उन्हें सफलता मिलती है। ऐसी स्थितियाँ यानी भाग्य वहाँ पर साथ देता है। अब साथियों एक एक करके हम तीनों स्थितियों को समझेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं और तब इनकी दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सेविंग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। व्यक्ति की अपेक्षा, भाग्य से अपेक्षा यही रहती है कि उसे हमेशा उसकी सेविंग्स बहुत अच्छी हो जाए, उसको धन की प्राप्ति अच्छी हो जाए जीवन में। परंतु क्या है कि बड़ों का सपोर्ट मिलता जरूर है, लेकिन अपनी वाणी के चलते व्यक्ति अपना काम खराब कर लेता है, नुकसान कर लेता है। व्यक्ति के अपने कुटुंब में वाद विवाद होने लग जाते हैं, जिद्दी एक अड़ियल प्रकृति बन जाती है। हाँ, अगर आप उनसे बात करेंगे ऐसे व्यक्ति से तो वो अपनी ही बात को सही ठहराएगा, ऐसे तर्क देगा कि हाँ ये मेरी बात सही है चाहे गलत हो, क्योंकि मंगलवाणी भाव में बैठ गए तो साफ और स्पष्ट बोलने वाला हो जाता है व्यक्ति। इसके चलते उनकी नहीं बनती है, अपने बड़ों से भी कई बार जवाब गलत दे देते हैं, तो वैसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। ये आपको समझना चाहिए। वाणी के चलते बहुत सारे नुकसान करते हैं। हालांकि धन की दृष्टि को लेकर ऐसा मंगल परेशान नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियाँ आपको समझनी चाहिए। इसके साथ साथियों यदि आपकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में बैठकर आपके नवम भाव को देख लें तो कहना ही क्या, तीसरे भाव के लिए कारक बन जाते हैं मंगल। छोटे भाई बहन के साथ में आपको सपोर्ट मिलता है। अगर मंगल बली अवस्था में है तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, परंतु फिर भी कई बार मन मुटाव देखने को मिलता है। कई बार ये भी पाया गया कि छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं। अगर मंगल पीड़ित हो जाएं तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर है तो ये अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत और अपने साहस से, अपने एफर्ट से भाग्य को चमकाने वाले होते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, भाग्य पर बिलीव जरूर करेगा लेकिन अपने कर्म पर भी करेगा। क्योंकि थर्ड हाउस में बैठेंगे तो ये संघर्ष कराता है। ऐसा मंगल बहुत ही बली हो जाता है अगर तीसरे भाव में है। ऐसा व्यक्ति जैसा कि मैंने बताया डिफेंस से जुड़कर हो, टेक्निकल लाइन से जुड़कर हो, किसी सिक्योरिटी की पोस्ट को लेकर हो, जहाँ पर रॉब हो, अधिकार मिले कार्य क्षेत्र में, उससे जुड़कर व्यक्ति को बेसिकली व्यक्ति का भाग्य से साथ मिलता है। ऐसी स्थितियाँ भी पाई गई हैं। यहाँ पर मंगल बैठा है तो व्यक्ति अपनी स्किल्स को लेकर बहुत जागरूक हो जाता है, लेकिन परंतु कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति को अपनी स्किल्स बीच में ही छोड़नी पड़ती हैं। ऐसी स्थितियां बन जाती है। व्यक्ति धर्म कर्म में बहुत रुझान रहेगा, धार्मिक यात्राएं करता है कनेक्ट। यात्राओं को लेकर व्यक्ति अगर मंगल बली है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करना बहुत अच्छा लगेगा, यात्राओं के साथ में कनेक्ट होता है। वहीं पर मंगल कमजोर हो जाए तो यात्राओं में विघ्न आता है। व्यक्ति जब ट्रैवलिंग करता है तो कुछ ना कुछ परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है तो कम्युनिकेशन में थोड़ा स्पष्टवादी हो जाता है, कम बोलने वाला परंतु ऐसी बात बोलने वाला जो कि बहुत प्रभावी हो, तर्क हो, जिसमें लॉजिकल बात हो, ऐसी व्यक्ति बात करता है जब तीसरे भाव में मंगल होते हैं। इसके साथ यदि मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ भी मंगल कारक बनते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है, रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा नहीं कि रोग ऋण शत्रु कनेक्ट नहीं होते हैं, पर उन पर विजय प्राप्त करता है। मंगल अगर छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर बहुत अच्छा कार्य कर पाता है।
इसके साथ आप व्यक्ति को ऋण स्वयं नहीं देना चाहिए। अगर किसी को ऋण दिया तो आपका पैसा फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। शत्रुओं पर विजय हासिल करवाता है। आपका जो कोई कंपटीशन है उसमें आपको सफलता दिलाता है। मंगल की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर होती है तो बहुत अच्छा रहता है। फादर का सपोर्ट आपको मिलता है। हर प्रकार से ये भाग्य को चमकाने वाला है। व्यक्ति का भाग्य एक कदम आगे बढ़कर साथ देता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं कर्मठ हो जाता है, हर प्रकार से कर्मयोगी बन जाता है अगर छठे भाव में मंगल है। देखिए छठा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? सेवा भाव को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पशुओं को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ कनेक्शन बन जाता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, दयालु प्रकृति आ जाती है पशुओं को लेकर। देखिए मंगल अगर यहाँ पर बली अवस्था में होते हैं तो ये एनिमल ट्रेनर होते हैं ऐसे व्यक्ति। जहाँ पर मंगल की एनर्जी है उसे होल्ड कर चलने वाली एनर्जी, उसके ऊपर कमांड करना, ट्रेनिंग देना, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर मंगल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा ही माना जाता है क्योंकि छठा भाव सेवा भाव को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सेवा भावी होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है मंगल अगर आपके छठे भाव में है। व्यक्ति जॉब में, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है, मंगल छठे भाव में होते हैं तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति को देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जल्दीबाज प्रकृति का होता है। नौकरी में आप देखेंगे कि जो काम करना है उसे फटाफट कर लेना है। मंगल यहाँ पर अगर बैठे हैं तो ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। और भाग्य को देखते हैं तो भाग्यशाली व्यक्ति बनता है। अपने कर्म के जरिए, अपने कर्मठ होने की वजह से व्यक्ति का भाग्यों से साथ मिलने लगता है। ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो ये था मंगल का प्रभाव। हाँ, मंगल अगर पीड़ित हो जाते हैं, देखिए पीड़ित हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी ये कनेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि इनकी दृष्टि को भी पाप ग्रह माने गए हैं। मंगल क्रूर ग्रह हैं बेसिकली, तो इनकी दृष्टि जब नवम भाव पे होगी तो ये कुछ कष्ट तो देती ही है। पीड़ित हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मेहनत करने में आप मेहनत करें, पराक्रम दिखाएं, लेकिन आपका सपोर्ट, आपको मेहनत, भाग्य आपको सपोर्ट ना मिले, रुक रुक कर भाग्य का सपोर्ट मिलना, ऐसी स्थितियां कनेक्ट हो जाती हैं। पीड़ित होगा तो ऐसी स्थितियां आपको समझनी है। फादर के साथ में संबंधों को अच्छा नहीं करेगा। धर्म रीति रिवाज के प्रति कट्टर हो जाएगा व्यक्ति, यानी कट्टरता का मतलब है कि बहुत जिद से मानने वाला होता है। ऐसी स्थितियां बन जाती है। एक्सपेक्टेशन भाग्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति की शिकायत रहती है कि हमेशा मेरा भाग्य साथ नहीं देता अगर मंगल कमज़ोर हो जाते हैं। नई चीज़ों की जब व्यक्ति शुरुआत करेगा तो परेशानी आने लग जाती है। अब व्यक्ति जो जितनी मेहनत सही समय पर दिखानी है वो नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली आपको चीज़ें समझनी चाहिए और अगर अच्छी स्थिति में है तो अच्छा प्रभाव देगा। पीड़ित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शिव आराधना और हनुमान आराधना अवश्य करनी चाहिए। जितने प्रबल रूप से आप हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं, मंगलवार को व्रत रखते हैं, तो ये आपका मंगल भी पॉजिटिव होता है और आपका नवम भाव को के यानी भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलने लगता है। ऐसी स्थितियां आपको करनी चाहिए। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले ग्रह शनिदेव के बारे में। शनिदेव की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव पर है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हों, तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य के स्थान को देखेंगे। इसी प्रकार शनिदेव यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए होंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे। और शनिदेव यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हों तो अपनी 10वीं दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। ये केवल 3 स्थितियां ही शनिदेव की कुंडली में बनेंगी। अब इसमें से कोई सी भी स्थिति आपके साथ कनेक्ट हो रही हो, एक बात समझ लीजिए, जब भी शनिदेव का कनेक्शन भाग्य के साथ बनता है तो यानी शनिदेव यही कहना चाहते हैं कि आपको लगातार रूप से मेहनत करनी चाहिए। जितनी आप अधिक मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देने लगेगा। ये क्लियर स्थिति है। शनिदेव क्या करते हैं? संघर्ष देते हैं, यानी आपको ये घिसते हैं, मेहनत करवाते हैं, तब जाकर आपको सफलता मिलने लगती है। यानी ऐसा व्यक्ति को हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव रगड़ते हैं, उसको लायक बनाते हैं, पर्टिकुलरली उस चीज़ के। शनिदेव संघर्ष देंगे, परंतु जब देने पे आते हैं तो इनसे बेहतर कोई भी ग्रह नहीं देता, मैंने हमेशा से कहा है। और नवम भाव के साथ जब भी शनि का कनेक्शन बने तो ये मेहनत का योग है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत होगा, कर्म योगी होगा, कर्म करने वाला होगा। शनिदेव अगर भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति, एक स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है कि व्यक्ति खाली नहीं बैठ पाता है। उसके लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि वो खाली बैठ जाए। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली शनिदेव का कनेक्शन अगर भाग्य के स्थान से है, परेशानियां महसूस होंगी, संघर्ष महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपको भाग्य से शिकायत होने लग जाएगी, परंतु ये आपको उसके लायक बनाते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि 36 वर्ष की आयु के बाद, जब अगर शनि का कनेक्शन भाग्य भाव से बनता है तो 36 वर्ष की आयु के बाद ही आपके भाग्य आपका साथ देने लगता है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि 36 वर्ष की आयु के बाद ही आपका सपोर्ट मिले। आप पहले भी कार्य करने लग जाते हैं, आपका सपोर्ट आपको मिल रहा होता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता। आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक
पर्टिकुलरली डेस्टिनेशन तक जहाँ तक आपको जाना है वो 36 वर्ष के बाद ही आपको प्राप्त होती है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ऐसी स्थितियां शनि देते हैं। इसके साथ देखिए आपको नवम भाव की स्थिति को भी देखना चाहिए। नवम भाव में कौन सा ग्रह है, नवमेश की कैसी स्थिति है, और नवम भाव का कारक ग्रह कौन है, गुरु है, उसकी स्थिति को भी देखिए। तभी आपके एज की कैलकुलेशन यानी भाग्य कब साथ देगा उसे आपको तभी समझना चाहिए। इसके साथ देखिए शनि की दृष्टि नवम भाव पर रहती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, रीति रिवाजों में, परंपराओं में मानने वाला होता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु देखिए लॉजिकल रूप से व्यक्ति समझना चाहता है, हर चीज़ को लॉजिकल रूप से समझेगा, क्वेरीज उसकी होंगी, क्वेश्चन करेगा। अगर आप उसे उसके बड़े घर के, उसके पिता उसको समझाने वाले होंगे तो भी उस चीज़ को लेकर, यानी घर के बड़े अगर उसे समझाते हैं, कोई भी किसी व्यक्ति को अगर जिसका शनि इस स्थिति में है समझाएगा तो उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, रीति रिवाजों, परंपराओं को लेकर हो, क्वेरीज उसकी कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिली। तो लॉजिकल बात ऐसा व्यक्ति समझना चाहता है, ये आपको समझना चाहिए। पिता के साथ जो सपोर्ट की बात है, पिता का सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है। हाँ, शनिदेव बेसिकली शनिदेव की नवम भाव पर दृष्टि होगी, हालांकि ये अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग है, इसको मैं अब बाद में आपको समझाऊंगा। परंतु फिर भी वैचारिक मतभेद रहते हैं। अगर नवम भाव भी कमजोर हो जाएगा तो फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, फादर के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, मन मुटाव रहेगा, दूरी बन जाती है। ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं। बड़ों का सपोर्ट व्यक्ति को जरूर मिलता है, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये बात तो समझ लीजिए कि 9th हाउस से संबंधित आपके गुरु हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आप सम्मान करने वाले होते हैं और आपको भी वहाँ से सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं। सपोर्ट इन द सेंस किस रूप से, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आपके करियर के रूप में हो, बेसिकली किसी भी रूप से आपको वो देखने को मिलेगा। ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। अब साथियों एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी दृष्टियों को लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम तीसरी दृष्टि के बारे में, यानी शनिदेव अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो एक बात तो समझ लीजिए, सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली में शनि उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव को दिग्बल भी प्राप्त है, दिशा का बल मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव जब बैठेंगे तो एक तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, व्यापार में ये आपको ग्रोथ दिलाएंगे। शुरुआती दौर में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अंततः जैसा कि मैंने बताया 36 वर्ष की आयु के बाद ये आपको व्यापार में भी ग्रोथ दिलाएंगे। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लग जाता है, आपका एक स्टेटस बनने लग जाता है, एक रुतबा आपका बनने लगता है। हो सकता है शनिदेव यहाँ पर अगर बली अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी कनेक्ट हो जाते हैं। आपको हर प्रकार से आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, आपका मान सम्मान आपके समाज में आपके होने लगता है, अपनी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है तो विवाह हो और भाग्य उसका साथ देने लग जाए। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर वहीं पर अगर कमजोर स्थिति में शनि आ जाए, यहाँ पर पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के साथ दृष्ट हो जाए, उनकी युति इन पर आ जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, पाप कर्तरी में हो, या फिर स्वयं कुंडली के लिए अकारक होकर यहाँ बैठ जाएं, अंश वाइज भी कमज़ोर हो जाएं, नवमांश में कमज़ोर स्थिति हो, षडबल में कमज़ोर स्थिति में हो, तो एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये वैवाहिक जीवन को परेशान करेंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ जाती है और व्यापार में संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है। यानी आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप अपने बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन अधिक मेहनत होती है और सफलता उन्हें मिनिमम रूप से प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर खासकर अकारक होकर बैठ जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसा आपको अधिक रूप से देखने को मिलेगा। इसके साथ देखिए शनि जो है यहाँ पर वैवाहिक जीवन को परेशानी भरा कर देंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कटुता आ जाएगी, वहाँ ब्रेक करवा देंगे पार्टनरशिप को। इसके साथ भाग्य का भी व्यक्ति को रुक रुक कर साथ मिलता है, उतना सपोर्ट नहीं मिलता। भाग्य के साथ हमेशा शिकायत रहती है, बड़ों का साथ नहीं मिलता और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करता है, क्योंकि दशम से दशम स्थान आपका सप्तम भाव है, कार्य को भी दिखाता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। वहीं पर यदि शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शनिदेव एक तरह से अच्छे ही माने जाते हैं, अच्छा परिणाम करते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि तो आपको पराक्रमी, मेहनती और साहसी बनाएंगे। व्यक्ति अपने घर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होता है। यहाँ पर शनि जब बैठते हैं, अगर बली अवस्था में है तो बहुत ज़्यादा घर का ध्यान रखेगा, हालांकि इस चीज़ का उसे क्रेडिट नहीं मिलता है। अपने परिवार को सपोर्ट करने वाला होता है, छोटे भाई बहन को सपोर्ट करने वाला होता है, लेकिन उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलता। दूसरों की भलाई करेगा तो भी वहाँ पर उसे क्रेडिट नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं। शनिदेव अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ से शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो यहाँ पर बैठा हुआ शनिदेव आपको मेहनती बनाता है, यानी कर्म के जरिए मेहनत करेंगे तभी आपका भाग्य साथ देगा। ऐसी स्थितियाँ प्रबल रूप से आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ देखिए ये थर्ड हाउस किसका है, छोटे भाई बहन का भी है। तो छोटे भाई बहन से आपके जो रिलेशंस है उनमें आपको परेशानी देता है, कम्युनिकेशन का भी है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन
जो स्किल है वो जितनी ज़रूरत है उतनी ही व्यक्ति बात करने वाला होता है। कई बार तो ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाता है, जिसके चलते उसके कम्युनिकेशन में उसे परेशानी महसूस होती है। शनिदेव अगर पीड़ित हो जाएं तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर और पीड़ित हो जाएं खासकर, तो ये आपके छोटे भाई बहन या तो होंगे ही नहीं, होंगे तो वहाँ से आपको एक बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाएगी, मनमुटाव होने लग जाएगा। आपके पराक्रम में भी ये आपको आलसी बना देंगे। यानी ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करना चाहेगा लेकिन आलस के कारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। शनिदेव की यहाँ पर ऐसी दृष्टि अगर कमज़ोर स्थिति में है तो आपको समझना चाहिए। 9th हाउस को देखेंगे तो ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्ति यदि घर से दूर जाकर जाता है तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देने लग जाता है। ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं। यात्राएं कनेक्ट हो जाती हैं। शॉर्ट ट्रैवल और लॉन्ग ट्रैवल भी शनि देते हैं। अगर नवम भाव बली अवस्था में है और शनिदेव यहाँ पर बली अवस्था में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। पिता का सपोर्ट जो मैंने आपको बताया, पिता के सपोर्ट में थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। घर के बड़ों का सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को कम देखने को मिलता है। व्यक्ति स्वयं अपने पराक्रम पर, अपनी मेहनत के दम पर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करता है। और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में अगर फंस जाता है तो वहाँ से निकलने की क्षमता शनि उसे बखूबी देते हैं और अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करने वाला होगा, हर प्रकार से मानने वाला होगा। ऐसी स्थितियाँ आपको देखनी है। अगर यहीं पर शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठ जाएं और अपनी 10वीं दृष्टि से जब नवम भाव को देखते हैं तो 12वां भाव किसका है? विदेश का है। तो व्यक्ति अगर विदेश चला जाता है तो उसका भाग्य उसके साथ देने लगता है। घर से दूर चला जाए, देखिए उसके लिए आपको लग्न को देख लेना है कि लग्न आपके लिए कारक है या अकारक है। शनिदेव उस कुंडली में अगर कारक होकर आपके 12वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगी। विदेश बहुत अच्छा व्यक्ति कनेक्ट कर पाएगा। विदेश से संबंधित व्यक्ति अगर कार्य करता है तो बहुत अच्छा करेगा। व्यक्ति जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हैं व्यक्ति के, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देता है। 12वें भाव में शनि अगर अच्छी स्थिति में बैठे हों तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर यदि शनिदेव अगर पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं तो ये लीगल इश्यूज़ में यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देता है। हालांकि यहाँ पर शत्रु हंता आपको जरूर बनाते हैं, परंतु नेगेटिव हो जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर वगैरह लगा देंगे। इलीगल कार्यों से बचना चाहिए। नशे वगैरह की लत लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके वाणी भाव पर भी होती है। तो ऐसी स्थितियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर कमज़ोर होकर देखेंगे तो व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। यानी हर बार व्यक्ति का कार्य व्यक्ति को परिवर्तन करना पड़ जाता है। शनिदेव यहाँ पे होते हैं। ओवर एक्सपेंडिचर की आदत हो जाती है। व्यर्थ के खर्चे कनेक्ट करा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट अच्छे से व्यक्ति नहीं कर पाता है अगर कमज़ोर हों। बली अवस्था में होंगे तो अच्छी स्थिति बनती है। कारक हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इन्वेस्टर हो सकता है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बना सकता है। इसके साथ में व्यक्ति के जो खर्चे हैं वो बहुत ही लिमिटेबल हो जाएंगे। सही तरीके से खर्च करने वाला व्यक्ति होगा। भाग्य का भी सपोर्ट एक पर्टिकुलर आयु के बाद में व्यक्ति को मिलने लग जाता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव की दृष्टि जब नवम भाव पे होती है तो पहले ये थोड़ी संघर्ष देते हैं, मेहनत देते हैं, तभी उसके बाद सफलता देती है। 12वां भाव मुक्ति का स्थान, मोक्ष का स्थान माना गया तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। शनिदेव धर्म कर्म के लिए कभी मना नहीं करते। हाँ, लॉजिकल रूप से चीज़ें मानने लगते हैं, ये एक अलग बात है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब आपके 12th हाउस में होंगे तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है और गुरुजनों का सम्मान करने वाला होता है, अपने बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। अगर कमज़ोर स्थिति में है तो आपको प्रबल रूप से शनिवार के दिन कुछ ना कुछ दान, शनि के दान करने चाहिए। फूड पैकेट्स वगैरह आपको बांटने चाहिए। शनि मंदिर जाना चाहिए और हनुमान चालीसा का, शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। और मंगलवार के दिन संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये शनिदेव के जो इफेक्ट हैं, जो कमज़ोर शनिदेव हैं, उनको आपको पॉजिटिव करेंगे। कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु केतु के बारे में। देखिए साथियों, राहु केतु की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस पर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब राहु केतु आपकी कुंडली के 1st हाउस में बैठे हुए हों। तो अपनी 9वीं दृष्टि से ये आपके भाग्य को यानी नवम भाव को देखेंगे। यदि राहु केतु आपकी कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। और यदि राहु केतु आपकी कुंडली में 5म भाव में बैठे हुए हों तो अपनी 5वीं दृष्टि से ये आपके नवम भाव को देखेंगे। ये केवल 3 स्थितियां ही बनेगी क्योंकि इनके पास भी गुरु की तरह ही 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब साथियों देखिए, किसी भी स्थिति में इन तीनों में से कोई सी भी स्थिति राहु केतु की हो और यदि वो भाग्य के स्थान को देख लें तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, भाग्य में रुकावटें आने लग जाती हैं। भाग्य में परेशानी आती है, व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही पाप ग्रह माने गए हैं। हालांकि केतु में थोड़ी बहुत शुभता फिर भी हम मानते हैं, लेकिन फिर भी राहु केतु
आपके पाप ग्रह माने गए तो आपके कर्म, आपके भाग्य में का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। और अगर डिटेल में समझें तो भाग्य में आकस्मिक परिवर्तन आते हैं, यानी भाग्य का सपोर्ट अगर आपको अचानक मिलने भी लग जाता है और फिर आपको एकदम से रुकावटें, एकदम से ऐसा लगता है कि सारी विपरीत परिस्थितियों ने आपको घेर लिया है, एकदम से पतन की ओर ले जाते हैं, ऐसा भी भाग्य, इस तरह से भी व्यक्ति का भाग्य काम करने लगता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। इसके साथ देखिए फादर के साथ सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, पिता के साथ कलह का वातावरण रहता है। अगर नवम भाव और पीड़ित हो जाए, सूर्य भी स्थिति में कमज़ोर हो जाए, तो यह बात आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, उनसे दूरी बन जाएगी, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। और इसके साथ पिता के हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी ये नेगेटिव एक योग बनता है, यानी पिता को हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। बड़ों का सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिलता, व्यक्ति बड़ों का सम्मान कभी कभी नहीं करता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और सम्मान करेगा भी तो उनका सपोर्ट उतना नहीं मिलता है जितना व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसी स्थितियाँ पाई गई हैं। अब साथियों एक एक करके हम सभी तीनों दृष्टियों के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए राहु के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। राहु की दृष्टि यदि आपकी कुंडली के नवम भाव पर पहले भाव में बैठकर है तो पहले भाव में राहु को, और यदि राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु जैसे प्लैनेट की अगर दृष्टि है, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये राहु व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दिलाता है। अगर लग्न में आपका राहु है तो आपको हर प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति ये जरूर करवाएगा, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करा देगा, धन धान्य से भरपूर कर देगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति लालच में रहता है और दूसरों के साथ गलत कार्य करने की स्थिति में हमेशा रहता है, तो आप ये समझ लीजिए ये राहु आपको डाउनफॉल भी देगा, और ऐसा डाउनफॉल देगा कि व्यक्ति एक तरह से जीरो से हीरो और हीरो से जीरो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में कनेक्ट हो जाती है अगर लग्न में ऐसा राहु है। तो ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ देखिए अगर केतु की बात करें तो केतु की दृष्टि अगर नवम भाव पे है और लग्न में केतु बैठे हैं, तो केतु मतलब इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग कर देते हैं लग्न में बैठते हैं। तो ऐसा व्यक्ति की जो स्किल्स है उसे अगर व्यक्ति फॉलो करता है तो जीवन में सफलता मिलना कोई दूर नहीं है। हर प्रकार से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इन दोनों की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक जरूर होता है, धर्म कर्म में व्यक्ति की रुचि रहती है, बहुत धार्मिक मैंने पाए हैं। राहु अगर लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म में बिल्कुल विश्वास करने वाला होता है, अटूट श्रद्धा होती है। और केतु की भी यही हालत है, केतु भी अगर लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में बिल्कुल रुझान होता है व्यक्ति का। जैसा कि मैंने बताया भाग्य अचानक से व्यक्ति को डाउनफॉल भी मिलता है और अचानक से ग्रोथ भी मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य कार्य करने लगता है। तो आपको अगर ओवरऑल देखें तो भाग्य का सपोर्ट में थोड़ी कमी ही आती है कहीं ना कहीं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। फादर के साथ में भी संबंधों में परेशानी आती है, बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति आकस्मिक रूप से भाग्य चमकाना चाहता है, उसकी भाग्य से अपेक्षा यही रहती है कि एकदम से उसका भाग्य परिवर्तित हो जाए और वो जीवन में छा जाए। ऐसी स्थिति उसको समझ ली, ऐसी स्थिति व्यक्ति सोचता है। ये देखिए लॉन्ग ट्रैवल का हाउस है, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि अगर है तो राहु की दृष्टि से तो व्यक्ति डेफिनेटली बहुत लंबी यात्राएं करने वाला, देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है। और केतु का भी सिमिलर प्रभाव ही आपको समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग ट्रैवल उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि केतु अगर लग्न में है तो राहु आपके सप्तम भाव में होंगे, और सप्तम भाव में अगर राहु हैं तो ऐसा व्यक्ति तब भी आज पाया गया है कि व्यक्ति यात्राएं लॉन्ग ट्रैवल जरूर करता है, ट्रैवलिंग के साथ कनेक्ट होता है और देश विदेश की यात्राएं घूमने की स्थिति व्यक्ति की बनती है, क्योंकि राहु को विजातीय प्रकृति का माना गया, यानी विदेश के साथ में इनका कनेक्शन पार बनाया जाता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। इसके साथ साथियों अब आगे बात करते हैं, यदि राहु केतु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो कैसा इफेक्ट देंगे। देखिए राहु अगर तीसरे भाव में है तो बहुत अच्छी बात है, ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता हासिल करने वाला होता है। व्यक्ति प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत अच्छी करता है, उसके साहस, उसका पराक्रम शारीरिक तौर पर भी बहुत पॉजिटिव होते हैं और आपके मानसिक तौर पर भी व्यक्ति बहुत स्पीडली व्यक्ति की बुद्धि कार्य करती है। देखिए लग्न में जब राहु होते हैं तो ये व्यक्ति की बुद्धि को, यानी उसके चातुर्य को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। राहु लग्न में हो तो उसे पहचानने की क्षमता व्यक्ति में बहुत टिपिकल है, यानी उसे पहचानना बहुत टफ होता है, क्योंकि राहु क्या है, मायावी प्लैनेट है। एक ये माया करना जानता है और आपकी बुद्धि के साथ खेलता है, आपको भ्रमित करता है और सामने वाले को भ्रमित करने की क्षमता रखता है अगर राहु लग्न में है। इसी प्रकार यदि आपके तीसरे भाव में राहु है तो ये व्यक्ति को यानी व्यक्ति की स्किल्स व्यक्ति को बहुत ऐसी मिलेंगी, हालांकि स्किल्स व्यक्ति को साथ नहीं रह पाती व्यक्ति की स्किल, परंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी और मेहनती होता है अपने पराक्रम के दम पर। विपरीत परिस्थिति में अगर ऐसा व्यक्ति फंस जाए तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति को तो विपरीत परिस्थिति में डाल दीजिए
और वहाँ से व्यक्ति ऐसा निकलता है कि छा जाता है। यानी राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और इनकी केतु भाग्य भाव में आ जाएंगे। केतु भाग्य भाव में हो तो कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट मैंने नहीं देखा, बल्कि व्यक्ति बहुत धर्म कर्म को मानने वाला होता है और अच्छे प्रभाव ही आप समझिए, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में मानने वाला, गुरु की प्राप्ति करने वाला, अपने गुरुओं का सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। फादर का भी उसे सपोर्ट जरूर देखने को मिलता है अगर केतु आपके भाग्य के भाव में है, तो ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। इसके साथ व्यक्ति हमेशा भाग्य के साथ में आकस्मिक रूप से, जैसा कि मैंने बताया, सफलता प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की छोटे भाई बहन से इतनी अच्छी खासी नहीं बनती है, छोटे भाई बहन से मनमुटाव, दूरी स्थिति बन जाती है और कम्युनिकेशन व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति अगर मीडिया के क्षेत्र से जुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी लाइन से, यानी कि बेसिकली फिल्म लाइन से कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर दिखावे की दुनिया है, दिखावा व्यक्ति अगर करने लग जाता है, तो बहुत अच्छा उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तीसरे भाव में अगर राहु है, ऐसी स्थितियाँ मैंने देखी हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। इसी प्रकार केतु अगर तीसरे भाव में है तो राहु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। राहु 9th हाउस में है तो ये मैं अच्छी बात नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तो होता है, केतु उसे पराक्रमी बनाते हैं, परंतु व्यक्ति संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि व्यक्ति को संघर्ष जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर 9th हाउस में राहु है। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, संघर्ष का सामना उसे करना पड़ता है। परंतु अगर राहु यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर अच्छे नक्षत्र के हैं और यहाँ पर अगर अच्छी राशि के, अपनी मिथुन राशि के हो जाएं, शुक्र की राशि के हो जाएं, बुध की राशि के हो जाएं, तो यहाँ पर ये सफलता जरूर देते हैं। आकस्मिक रूप से भी भाग्य को साथ देने का कार्य करते हैं अगर राहु 9th हाउस में है। मैक्सिमम केस में यहाँ पर परेशानी ही देखने को मिली है। इसके साथ में यदि राहु केतु पंचम भाव में बैठ जाएं, तो 5वें भाव में राहु का बैठना और अपने 9th हाउस को देखना, ये भी परेशानी की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति की संतान का सपोर्ट उसे नहीं मिलता, संतान घर से दूर चली जाती है, व्यक्ति का दूर होती, संतान सुख में एक कमी करता है, संतान प्राप्ति में परेशानी होती है। हालांकि ज्ञान भाव में बैठते हैं तो बुद्धि को ये तीव्र कर देते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझने में क्षमता रखता है, ऑब्जर्वेशन स्किल व्यक्ति की स्ट्रांग हो जाती है। एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत अच्छी स्थिति व्यक्ति की बनती है, पढ़ाई व्यक्ति पूर्ण करता है, लेकिन पढ़ाई ऐसी व्यक्ति की कार्य कभी कभी नहीं आती है। यानी व्यक्ति का पढ़ाई कुछ और होगी और उसका कार्य क्षेत्र कुछ और होगा अगर पंचम भाव में राहु है, तो ऐसी स्थितियां भी मैंने देखने को मिली हैं। यहाँ पर अगर केतु बैठते हैं तो केतु आपके एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं देते, एजुकेशन व्यक्ति बहुत अच्छे से करता है। और राहु 11th हाउस में आ जाते हैं, तो ये स्थिति केतु का यहाँ होना तो अच्छी ही बात है। केतु यहाँ है तो राहु आपके 11th हाउस में है, तो एक अच्छी स्थिति बन जाती है। हाँ, राहु यहाँ पर है तो थोड़ी परेशानी जरूर होती है, फिर भी आकस्मिक रूप से आपका भाग्य जो है उसको आप चमकाने की कोशिश करते हैं। तंत्र मंत्र साधना में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है अगर राहु पंचम भाव में है, इसका सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लॉन्ग ट्रैवल भी अवश्य करता है, यानी देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है अगर राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अब साथियों, ये मैंने राहु केतु के प्रभाव के बारे में बताया। अगर राहु केतु कहीं से भी कमज़ोर और नेगेटिव परिणाम आपको देखते हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए राहु केतु के लिए आपको एक तो हनुमान जी की आराधना और विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा उपाय है जो कि राहु केतु के प्रभाव में डेफिनेटली आपको असर देखने को मिलेगा। देखिए, राहु केवल विष्णु जी से और कहीं ना कहीं हनुमान जी से डरते हैं। देखिए, इनका अगर राहु को सही करना है, केतु को सही करना है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में एक नारियल जरूर चढ़ाइए, उससे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार, शनिवार और अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। ये आपको डेफिनेटली आपके भाग्य को भी साथ आपका देगा और राहु केतु को ये सही करेंगे। ऐसी स्थितियाँ आपको देखनी चाहिए और ये समझनी चाहिए। तो ये साथियों, आज हमने पूरे वीडियो में समझा कि 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार का प्रभाव देती है। देखिए साथियों, आज हमने जितने भी प्रभावों को समझने की कोशिश की है, ये सामान्य तौर पर प्रभाव है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप किसी भाव से संबंधित पूर्ण विचार करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको मैंने जो 4 टॉपिक पहले शुरुआती दौर में मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, उसको आपको देख लेना है, उसको आपको समझना है, तभी आपको पूर्ण परिणाम को समझना है। ये केवल दृष्टि प्रभाव है, बाकी और सारी चीज़ें देखिए। 9वें भाव में कौन सा ग्रह है, नवम मेष की कैसी स्थिति है, 9वें भाव का कारक कौन सा ग्रह है, उसकी क्या स्थिति है,
ये आपको समझना चाहिए डिटेल में। नवमेश के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं ये भी देखना बहुत आवश्यक है। नवमेश की कैसी स्थिति है, अगर नवमेश इसका स्वामी बली अवस्था में चला जाता है तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव 50% तक स्ट्रांग हो जाता है। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको चीज़ें बहुत सारी एनालिसिस करनी है, तब जाके आपको भाग्य भाव के रिजल्ट को समझना है। ये सामान्य तौर पर मैंने दृष्टि प्रभाव के बारे में आपको आज बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की है तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत मिल जाया करें, सही समय पर मिलें और आप उन्हें देख पाएँ। इसके साथ साथियों, अगर कोई सुझाव अगर आपको देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके भाग्य भाव पर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि कोई पर्सनल मैसेज अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, यानी इस स्लाइड के आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर मैंने नंबर दे रखे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क हैं वो साथियों लागू रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।